जैसे कि एक्सटेंडेड वीकेंड है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, तो मैक्सिमम जितने भी दिल्ली गुड़गांव के हैं सारे टूरिस्ट पहुंचने वाले हैं। तो हमारा प्लानिंग यही चल रही है जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकलें तभी, क्योंकि रास्ता पूरा ब्लॉक होने वाला है ट्रैफिक की वजह से। तो बस अब मिलते हैं यहाँ से सीधे गुड़गांव टू चक्राता। देखते हैं अब स्नोफॉल अगर अच्छा किस्मत अच्छी रही तो स्नोफॉल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो अभी हम काफ़ी दूर आ गए, निकल गए हैं। नॉर्मल जैसे सोच रहे थे कि हम हाईवे के आसपास तो पहुंच ही गए हैं। मतलब अब मेन दिल्ली का मेन ट्रैफिक जो है वो नहीं आ रहा है। तो आप देखो नोएडा इस तरफ है, लक्ष्मी नगर, मेरठ और हापुड़। क्रिसमस के टाइम में तो सारी ट्रैफिक जितनी भी है गुड़गांव और दिल्ली की सारे के सारे या तो हिमाचल जाएंगे या तो वो सीधे पहुँच जाएंगे सीधे कहाँ आपका उत्तराखंड की जो भी जितने भी हिल स्टेशन है और वहीं आसपास। हाँ, और हम सोच रहे हैं कि अगर चक्राता में जहाँ प्लान किए हैं तो सबसे पास में अगर स्नोफॉल हो गया तो फिर तो बात ही कुछ और है। ये जो आप देख रहे हैं रोड, इसमें कोई भी बाइक वाला टू व्हीलर अलाउड नहीं है, सेम एक्सप्रेस वे जैसे ही है। पहला स्टॉप है बीकानेर वाला, और क्या मस्त है पूरा कोहरा। ये है तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। फन फूड कार्निवल बीकानेर वाला है, सबवे है। तो यहाँ चार्जिंग स्टेशन भी है जैसे मैं बताया था पिछले बार। और ये कार जो MG की ये चार्ज हो रही है, और यहाँ टाटा का वाला का भी उन्होंने लगा के रखा है। और ये ग्लिडा नाम से शायद यहाँ भी एक चार्जिंग पॉइंट है और एक उधर भी चार्जिंग पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से ये लोग चार्जेबल होगा जो भी इनका है। मेरे ख्याल से टाटा का है, तो मेरे ख्याल से टाटा का गाड़ियों का चार्जेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता। दो टाइप के चार्जर हैं इनके। ये फास्ट चार्जर है, DC फास्ट चार्जर लिखा हुआ है। कहाँ? अच्छा, ये DC फास्ट चार्जर है। तो क्या फंडा क्या है, कितने दिन में कितना चार्ज करता, कुछ है आइडिया? वो तो डिपेंड करता है कि आपका कितने वॉट का चार्जर है और हाँ फास्ट चार्जर है कि स्लो चार्जर है। चार्जिंग में चढ़ा हुआ। हाँ हाँ, फास्ट चार्जर सेंट्रलाइज लगा हुआ है, वो हाँ। QR कोड लगा हुआ है। हाँ, उसमें ऐप से स्कैन करो, अच्छा, रजिस्टर हो जाएगा हाँ, और फिर पे करो। सही है यार। तो गाइज़ अभी मैं उतर ही रहा था तो मैंने देखा करके कि एक ज़बरदस्त पहाड़ों के बीच में कुछ इस तरीके से, और हम चक्राता जा रहे थे तो रास्ते में ये दिखा है। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी भी लगभग हम 70 किलोमीटर के दूर हैं अपने रिजॉर्ट से। और
मैं पीछे आ गया, मेरे साथ आशी है। हम पहाड़ शुरू कर दिए, चढ़ाई में चढ़ना शकराता की हाइट में। तो एक नेचुरल स्प्रिंग वाटर मिला है, तो हम जा रहे हैं वहाँ। कर लो, धो लो। तो बहुत ही ठंडा पानी, सब यहाँ रुके हुए हैं। एक और फैमिली आके रुकी है। तो चलो अब निकलते हैं जितना जल्दी हो सके। अभी तो हमको रिजॉर्ट पहुँचना है, तो रिजॉर्ट कितना दूर है वो देखते हैं हम। 23 किलोमीटर के आसपास अभी है हमारा रिजॉर्ट जहाँ हम रुके, और बीच में रुक के अभी फ़िलहाल कहीं लंच करेंगे। अभी हम उतरे हैं, अब व्यू देखोगे आप कैसा है इसका। ओ भाई साहब, ज़बरदस्त। उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। ज़बरदस्त। सो फाइनली मतलब टी शर्ट में आया हूँ। देखते हैं यार, हम तो अब देखते हैं यहाँ कहीं बर्फ़ पड़नी चाहिए थी। तो उम्मीद तो यही सोच के आया था कि बर्फ़ मिले तो मज़ा आए। फिर अभी 9 डिग्री टेम्परेचर है। अब पहले तो खाना खाना है, फिर देखते हैं कैसा है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ओवरव्यू इसका, रिजॉर्ट का। ये रूम है गाइस, जबरदस्त है भाई। 2 बेड इधर है, कंप्लीट फैमिली स्वीट है। क्या ये आपका है? हाँ? यार मेरे को सोने दे, मेरा है। सीधे सीढ़ी गई नीचे, ध्यान से उतर। चलो, सभी हमने नाश्ते में एक लंच में बनाया दाल फ्राई, जीरा राइस और एक सब्जी आने वाली है। सुकून आया है ये कॉफ़ी और पकौड़े। पकौड़े कैसे हैं? मेरे को पकौड़ा नहीं पसंद। पकौड़ा पसंद नहीं है? मेरे को ये पसंद है। ये क्या? सो फर्स्ट डे हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है और हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं। आज पहला दिन का टाइगर फॉल, और सेकंड डे हम यहीं रुकेंगे। यहाँ तो नहीं, कल हम, आज का दिन यहाँ है, फिर कल हमें कहीं और देखना पड़ेगा कहाँ रूम लेते हैं हम। दोस्तों, हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने पहले डेस्टिनेशन के लिए, जो है सनसेट पॉइंट। इसकी दूरी इस रिजॉर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की है। आज हम चलने वाले हैं जहाँ सूरज अलविदा कहता है और जहाँ सुबह की पहली किरण ज़मीन को चूमती है। ये है सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट शकराता। ये पॉइंट शकराता से थोड़ी ऊपर की ओर है। तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानिए ये नज़ारा एकदम इसकी कीमत चुका देगा। यहाँ से हिमालय की चोटियाँ धीरे धीरे रोशनी में नहाने लगती है। शाम के बाद जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों में छुपता है, तब यहाँ का आसमान सुनहरे, गुलाबी, नारंगी रंगों में रंग जाता है। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। सनराइज और सनसेट पॉइंट तक जाने के लिए आपको लोकल गाइड की ज़रूरत नहीं है। रास्ता साफ है, लेकिन हाँ, जल्दी पहुँचिए भीड़ से पहले, ताकि आप शांति से नज़ारे का मज़ा ले सकें। सो कुछ ऐसा था व्यू, मैंने आपको दिखाई दिया पीछे तरफ से। तो ये सनसेट सनराइज पॉइंट है, वो हमारी गाड़ी खड़ी हुआ, ठीक है। और कुछ बुद्धिस्ट से रिलेटेड कुछ है यहाँ, तीर्थ स्थल जैसा कुछ। शकराता देहरादून से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी में है और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ का ठंडा मौसम, हवा एकदम फ्रेश, और अब हम जा रहे हैं ठीक उसी तरफ जिसका नाम सुनते ही दिल रोमांच से भर जाता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर फॉल की। टाइगर फॉल पहुँचने के लिए लगभग आपको 1 किलोमीटर की वॉक है। यकीन मानिए यह ट्रैक एकदम खूबसूरती से भरा पड़ा है। ये झरना लगभग 312 फुट की ऊंचाई से गिरता है और ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा डायरेक्ट वाटरफॉल माना जाता है। पानी की आवाज़, चारों ओर हरियाली, ठंडी फुहारें और सब कुछ वाकई एक जादुई सा लगता है। हम पहुंच गए हैं
टाइगर फॉल में, और कुछ ऐसा है नज़ारा। तो चला जाए, खाए पिया जाए। विपिन और हाँ रमेश रमेश और तापा तापा और ये लो, तो चिकन लिखा है। हाँ? ये लो, ले लो, थोड़ा ताप ले। यहाँ चिकन लिखा है, चिकन मिलता है। तो स्कूल कहाँ है आप लोग का? गाँव में। तो कितना दूर है यहाँ से? हाय टिशू, हेलो। कितना दूर है? थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है, बहुत है। बहुत है। अच्छा, पैदल ही जाते हो है ना? कभी अच्छा, गाड़ी में जाते कभी पैदल। गाड़ी में जाते कभी पैदल अभी स्कूल की जाते। छुट्टी चल रही है क्या? हाँ, क्रिसमस की ठंडी की पड़ रखी। हाँ? ठंडी ठंडी की पड़ रखी है। अच्छा, ठंडी कब तक रहती है? एक फरवरी खुलेगा अभी स्कूल। अच्छा, तो काफी टाइम है अभी, तो 1-1.5 महीना है ठंडी आराम की से। छुट्टी में ठंडा लगता हाँ, है। चलो सही है। बाघ आता है? बाघ? बाघ, बाघ भी होता है यहाँ। हाँ, नहीं होता? तो आता है, नहीं होता है बोल रही है। आंटी जी ने बताया कि यहाँ रात को कभी कभी बाघ भी आते हैं। पास ही में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ हमने शाम की चाय पी, और उसी प्रीमाइसेस में उन्होंने छोटे छोटे टेंट्स भी बना के रखे थे। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चले गए। यहाँ से हम निकल गए हैं, अब सीधा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चक्राता का। हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और यहाँ से लगभग 6 बज गया। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आपको सीधे चक्राता के मार्केट में। ये जो आप देख रहे हैं यही है चक्राता का छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प बाजार। यहाँ की गलियों में अलग ही सुकून है, भीड़ भाड़ नहीं, बस एक पहाड़ी टाउनशिप की सिंपल सी जिंदगी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे लोकल ऊनी कपड़े, हैंडमेड शॉल, टोपी और खासकर चक्राता की जानी मानी जड़ी बूटियाँ। कुछ दुकानों पर तो स्थानीय शहद और ऑर्गेनिक जूस भी खरीद सकते हैं। बाजार घूमते घूमते अगर थक जाए तो यहाँ की लोकल चाय की दुकान पर बैठ जाइए। पहाड़ों की ठंडी हवा और गर्म चाय, वाह। और अगर भूख लग जाए तो कुछ छोटी रेस्टोरेंट में आप जाकर गरम गरम मैगी, मोमोज और राजमा चावल भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चक्राता का छोटा सा मार्केट जहाँ लोकल संस्कृति, स्वाद और सादगी तीनों का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। अगर आप कभी चक्राता आए तो इस मार्केट में घूमना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चक्राता डे 2। तो चक्राता के 1-2 पॉइंट और बचे हैं, हम उसको घूमेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे सीधे। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक हिडन जेम की तरफ, लोखंडी विलेज, जो कि चक्राता उत्तराखंड के पास एक शांत और खूबसूरत गांव है। चक्राता से लगभग 20-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोखंडी विलेज है। यहाँ आते वक्त रास्ते इतने सीनिक है कि हर मोड़ पर रुकने को मन करता है। रोड्स पूरी नैरो है, लेकिन नेचर का जो रॉ ब्यूटी है ना, वो दिल जीत लेती है। ये विलेज सराउंडेड है डेंस पाइन फॉरेस्ट। बारिश के बाद जब क्लाउड नीचे उतरते हैं तो ये जगह लिटरली एक हेवन बन जाती है। लोखंडी में आपको मिलते हैं सिंपल पहाड़ी लोग, बहुत ही हॉस्पिटेबल और फ्रेंडली। गांव में हर चेहरा मुस्कुराता मिलेगा। यहाँ का लाइफस्टाइल स्लो और पीसफुल है। यहाँ से आपको मिलती है मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ हिमालयस रेंज। अगर मौसम साफ हो तो स्नो क्लैड पिक्स भी दिख जाते हैं। अगर आप थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं तो लोखंडी एक अच्छी जगह है कैंपिंग या ऑफबीट स्टे के लिए। रात को बोनफायर के आसपास बैठना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा टूर लोखंडी विलेज चक्राता का। एक जगह जहाँ शोर नहीं, सिर्फ शांति है। नेचर्स लवर्स और ऑफबीट ट्रैवलर्स के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो आज हम स्टे करेंगे यहाँ, फिर कल सुबह हम निकल जाएंगे मोला टॉप के लिए। और भी ऊपर आगे लोखंडी पहुँचते ही हमें एक अच्छा सा होम स्टे मिल गया, जहाँ हमने लंच किया, और फिर लंच करने के बाद हम आसपास के मार्केट एरिया एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। हम निकले रहते तभी हमें कनासार नाम की एक जगह मिली, और मैं आपको बताऊं क्या बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। चलो दिखाता हूं मैं आपको।
कानासार थोड़ा और सेक्लूडेड है, लेकिन नेचर्स लवर के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ से आपको हिमालय की स्नो कैप्ड पीक्स भी देखने को मिल सकती है अगर मौसम साफ हो तो। यहाँ का सनसेट और सनराइज दोनों ही एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ के आसपास कुछ लोकल गांव्स भी हैं जहाँ गढ़वाड़ी कल्चर का असली टेस्ट ले सकते हो। लोकल्स लोग बहुत ही हम्बर और वेलकमिंग हैं और हम जा रहे हैं अब उसी तरफ, वहाँ का एरिया और वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करने। कौन सा है ये? और कनासार में, कनासार का ये मार्केट एरिया है। हाँ चाउमीन है, एग चाउमीन, वेज मोमोज, वेज मैगी, 20 रुपये चाउमीन। कनासार से जब हम लोखंडी वापस जा रहे थे तो हमें रास्ते में कुछ इको लॉज दिखे जो काफ़ी खूबसूरत थे। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद हम सीधे निकल गए अपने रिजॉर्ट के लिए। वो गाड़ी पार्क करके साइड में लगा दे रहे हैं, फिर आगे निकलेंगे हम। देखते हैं, एक बार राउंड अप कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या कैसा है। कल को अगर फ्यूचर में कभी आना हुआ तो हम यहाँ भी रुक सकते हैं। सो ये मैंने बताया था आपको, ये 4000 का रूम है और कुछ ऐसा है, दिखा देता हूँ आपको मैं। ये मैंने लैपटॉप सेटअप कर दिया है, ऑफिस से मेरा नाइट शिफ्ट है और बाथरूम ऐसा है। और अभी भी शुरू ही हुआ है इनका, 7-8 कमरे हैं इनके पास और ऐसी कॉरिडोर है। अब पीछे पूरा बाहर का व्यू है। अच्छा, इसको स्नो पॉइंट भी बोलते हैं, लेकिन अभी पता नहीं स्नो का क्या फंडा है। 3 डिग्री टेम्परेचर तो चल रहा है और लगभग दिसंबर 26 हो रही है। वैसे 26 दिसंबर तक चक्राता में स्नो पड़ने लगती है, पर इस साल रिजॉर्ट ओनर ने बताया कि स्नोफॉल देरी से होगी। फिर भी हम कल के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि हमें जाना था एक छोटी सी ट्रैकिंग मोइला टॉप के लिए। और आपको एक ज़बरदस्त व्यू दिखाऊं, ये देखिए, गजब, बहुत क्लियर है। ये छोटा सा जो बैरिकेड बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ही एंट्री है मोइला टॉप के लिए। उधेर केव्स और मोइला टॉप्स यहाँ एंट्री है। और रास्ता जो है कोई भी पूरा ऑफ रोडिंग है पूरा। देखते हैं हम धीरे धीरे लेके गाड़ी जितना दूर हो सके उतना हम चलेंगे। तो सारी रोड आपको ऐसे ही मिलेगी मोइला टॉप के लिए। उन्होंने बोला है करके कि कई गाड़ियाँ तो बीच में रुक जाती है। अब देखते हैं क्या होता है, वो ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर आगे दूर जाके रुक करके हम पैदल ही चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको नेचर, पीस और एडवेंचर का कॉम्बो चाहिए तो मोइला टॉप एक मस्ट विजिट प्लेस है। रोड थोड़ा ऑफबीट हो सकता है, बट ये जर्नी ही मोइला टॉप का रियल थ्रिल है। लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पर एक प्राचीन केव भी है जिसे लोग मोइला डंडा केव कहते हैं, और पास ही में एक छोटा सा लॉर्ड महासूर देवता का टेम्पल भी है। लोकल लोग इसे काफ़ी सेक्रेड मानते हैं। तो चलिए यहाँ से हम हमारे ट्रैक की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं मोइला टॉप पर। हाँ, तो अभी हम मोइला टॉप का ये ट्रैकिंग है। इसकी दूरी करीबन 2.5 किलोमीटर है। मुख्य आकर्षण इसका बुधेर प्राकृतिक गुफा, जिसको बिट्टू केव्स भी बोलते हैं। अंदर एक प्राचीन मंदिर है, प्राकृतिक वाटर पॉन्ड और देवदार का, चारों तरफ देवदार के। अच्छा, ये गेस्ट हाउस जैसा बना हुआ है। चलो इधर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पार्क करके अब शायद 2.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है, उसके बाद आप पहुँच जाओगे सीधे मोइला टॉप। तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं। कुछ ऐसी जगह में रखते हैं, अंधेरा, बाकी पूरा लाइट वेट कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा,
हो देखो सामने आ गया था। आजा आजा। ओ हाँ देख लिया ना। तो फाइनली हम मोइला टॉप पहुंच गए हैं। बुधेर प्राकृतिक गुफा, प्राकृतिक पानी का तालाब, ऐतिहासिक परी मंदिर, बुग्याल। तो ये है बुग्याल। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मोइला टॉप में। तो दोस्तों कुछ ऐसा था नज़ारा। मैं भी थोड़ा आधा घंटा नींद मार लिया और अब बस हम उतर रहे हैं यहाँ से। चलो हम पानी पी के फिर हम निकलेंगे। तो अब निकल रहे हैं अब सीधे वापस कैसा वाला? एक और ट्रैकिंग के साथ फिर अब डायरेक्ट मिलेंगे वहीं होटल में। वो है मंदिर जहाँ से हम आप आए हैं। पूरा होते हुए ये सारा ये रूट ना अभी यहाँ से जा रहे हैं हम सीधे। तो वो देखो वो है भगवान का मंदिर। हाँ हाइट देखिए पेड़ की एकदम कहीं भी बैंड नहीं है, सीधे स्ट्रेट एकदम 90 डिग्री। साला स्नोफॉल होता होगा ना, हाँ तो यहीं पे इसके ऊपर से हाँ ये कैसा फ्लैट जैसे है। हाँ यहाँ पे स्नो रुक जाती है तो पूरा वाइट दिखता है, पूरा देवदार के पेड़ में वाइट क्रिसमस। और कितना अंदर गहराई है उसकी? बहुत आगे तक हो, वहाँ तक जा ही नहीं पाते कोई भी। अच्छा ऑटोमेटिक किया है, मतलब किसी ने बनाया नहीं है? हाँ जी। अच्छा वहाँ कितना घुस सकते हैं, मतलब 10 या 12 मीटर अंदर घुस सकते हैं वहाँ। अच्छा उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा। फिर वहाँ से फिर एकदम गहरा है एकदम। हाँ जी, अगर रस्सा में जाए तब जा सकते हैं। भैया हमें बता रहे थे बुढ़ार केव्स के बारे में जो महाभारत कालीन है। उसकी जानकारी मैंने स्क्रीन पे दे दी है। लगभग 6:30 बजे हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए थे। वहाँ हमने डिनर किया, उसके बाद हम अगले सुबह निकल गए हनोल के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं हनोल। प्लान ऐसा है कि अभी हमने कोई होटल तो बुक नहीं किया, जा कर के वहीं देखते हैं कि कौन सा अच्छा होटल मिलेगा, उस हिसाब से हम देखेंगे वहाँ। वही है हमारी प्रायोरिटी, वही है कि इंटरनेट फैसिलिटीज़ अच्छी हो, वाईफाई हो, और फिर पहुँच के आपको दिखाता हूँ मैं कैसा है। पुराने होटल वाले ने वैसे रेफरेंस दे दिया था, तो देखते हैं कैसा रूम है। अगर अच्छा लगा तो वहाँ रुक जाएंगे, नहीं तो फिर कहीं और देखेंगे। तो अब हम पहुंच रहे हैं, यहाँ से हनोल है 9 किलोमीटर। सो ये गेट बहुत सुंदर सा है, वेलकम टू हनोल 9 किलोमीटर। सो हम आगे चल रहे हैं अभी। चलो लेट्स गो। तो हमने यहाँ रूम लिया है, तो कुछ ऐसा है। उसका रेट है जस्ट 1700 रुपये का रेट है। और हम यहाँ से मंदिर भी पास में ही, यहाँ से दिख जाएगी आपको। अब यहाँ से मंदिर रख के सामान रख करके फिर मंदिर का 9:30 बजे के आसपास आरती है, तो वहाँ चलेंगे हम। यहाँ हमने गाड़ी पार्क की है। फिर ये सामने रूम है 1-2, सही है ना। लगभग शाम को 6 बजे हम पहुंच गए थे अपने होम स्टे में। ये रूम हमें 1700 रुपये पर डे के हिसाब से मिला था। और बगल में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था जहाँ हमने नाश्ता किया, चाय पिया, और अगले दिन की तैयारी थी महासू देवता जी के दर्शन करने की।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनोल। सो अभी ये है छोटा सा किचन और यहाँ हम नाश्ता करेंगे। कल खाना भी यहीं खाए थे, तो इस बगल में रूम में जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ खाना खाएंगे। उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे मंदिर के लिए। और आपको दिखाऊं, ये देखो वो है मंदिर। और ये जो मंदिर जो आप देख रहे हैं ये लगभग 8वीं शताब्दी का है, बहुत सुंदर है। 8th या 9th सेंचुरी का मंदिर है, 8th-9th सेंचुरी के बीच का मंदिर है। अब बस हम लोग नाश्ता करके नहा लिए, अब सीधे जाएंगे मंदिर में और फिर मैं आपको वहाँ का दिखाता हूँ। हिमालय की घाटियों में एक ऐसा मंदिर है जो पत्थर से नहीं, आस्था और न्याय से बना है। जब अधर्म ने पहाड़ों को घेरा तब उभरे एक देव जिनका नाम है माउसी देवता। ये सिर्फ एक देवता नहीं, ये है संरक्षक, न्याय के प्रतीक और राक्षसों के विनाशक। यहाँ न्याय अदालतों में नहीं होता, यहाँ होता है आस्था के लोटे से परंपरा की भाषा में। यह मंदिर नहीं, एक जीवत कथा है जो हर पत्थर हर हवा में आज भी सांस लेती है। माउसी देवता मंदिर, जहाँ आस्था का सम्मान होता है शक्ति से। मान्यता यह है कि पांडवों को वनवास मिला था जब उन्होंने हिमालय के इस हिस्से यानी जौनसार, बावर और हनोल क्षेत्र में कुछ समय व्यतीत किया था। लोक कथाओं के अनुसार पांडवों ने यहाँ माउसी देवता की आराधना की थी। कहा जाता है उन्होंने देवता से बल, बुद्धि, रक्षण की कामना की थी। कुछ कथाएं तो यह तक कहती है कि माउसी देवता ने पांडवों को दिव्य ज्ञान, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी दी थी। यहाँ एक गुफा भी है जिसे भीम की तपस्या स्थल माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि भीम ने यहाँ कठोर तप किया था और आज भी वहाँ पांडवों के पदचिन्ह जैसी शिलाएं देखने को मिलती है। जब माउसी देवता की यात्रा या मेला निकलता है तो उस मार्ग के कुछ हिस्सों को पांडव का पथ कहा जाता है, मानो वे आज भी इन वादियों का विचरण कर रहे हो। अच्छा भैया दिखा रहे हैं हमें भीम का कंचा, वो लेके तो जा रहे, देखते हैं। नहीं उठता है, सब सूखता है, मतलब सच्चे मन से उठाएगा सूख जाएगा। ये अच्छा, ठीक है, इससे वो खेलते थे। तो दोनों में से कोई एक भी उठ जाएगा। हम लोग उठा सकते हैं। हाँ उठाओ, उठते ना, उठाते हैं लोग। उठाए फिर ले पक उठा, रिकॉर्ड जाता है, इतना भारी नहीं, उड़ जाता है दोनों हाथ से ना। पहले चाचू आप ट्राई करो। अरे बाप ये तो उड़ जाएगा। वो नहीं उठेगा। भाई कमर ना पकड़ ले, छोटे रहने दे। ये तो बहुत सर ये दिखाएगा मैं अच्छी दूर हो जा, पत्थर पैर में ना लगे। किलो का होगा ये? कितने किलो का होगा? ये 40 किलो का होगा, कम होगा अब ना, अब तोला तो है नहीं इसको। तो मतलब ये कंचा को पहले ना बाजी पूरा ऐसे ऐसे खेलते थे। हाँ, भीम थे भाई, उनके लिए उन्होंने मंदिर तो हथेली के ऊपर बना रहा था। हाँ। मंदिर तो हाथ के ऊपर बना रहा था, तो उनको क्या है, तो थे विशाल आदमी। वो नहीं उठा। उठाओ उठाओ। पहले थोड़ा सा बैठ के फिर उठाते। लिफ्टिंग वैसे ही करते। थोड़ा सा नीचे बैठो, नीचे बैठो। हाँ वो तो अलग ही है लगता है वजन उसका, दूसरा वाला थोड़ी है। महासू देवता जी के दर्शन करने के बाद हम आगे निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। और रास्ते इतने सीनिक थे कि हम अपनी कार रोक करके वहाँ कुछ टाइम स्पेंड किया। आ जाओ। हो हॉर्स है ये तो भाई। तो क्या है, गधे? हाँ गधे? हैं? हॉर्स होगा? डोंकी नहीं है, हॉर्स है। है? तो वही तो बोला था, हॉर्स। ज़्यादा पास नहीं आना। क्यों? पता नहीं। अटैक तो नहीं करेगा? चीड़ का सबसे बड़ा पेड़ की समाधि है, वही देखने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम एक ऐसे रहस्यमय जंगल में आए हैं जहाँ खड़ा है एशिया का सबसे बड़ा, भव्य और पुराना पेड़, हिमालयन चीड़।
जिसे यहाँ चीड़ का पेड़ कहा जाता है। ये पेड़ सिर्फ एक वनस्पति नहीं, सदियों से गवाह है जैसे इस धरती ने हर युग को इन्हीं की छांव में जिया हो। इनकी खुशबू, इनका शांत वातावरण मन को एक अलौकिक शक्ति देता है। जंगल के भीतर थोड़ा और चलते समय हमें दिखता है एक विशाल पेड़ के पास एक प्राचीन सा पत्थर का चबूतरा। इसे स्थानीय लोग कहते हैं महावृक्ष समाधि। कहा जाता है कि यहाँ कभी किसी तपस्वी ने वर्षों तक ध्यान किया था और अंततः इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तब से यह स्थान सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक जीवित देवता का रूप बन गया है। लोग यहाँ आते हैं, सिर झुकाते हैं, बिना किसी मूर्ति या मंदिर के, सिर्फ इस प्रकृति के विराट रूप के सामने श्रद्धा से खड़े हो जाते हैं। गुप्तेश्वर महादेव। दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां इतिहास, धर्म और प्रकृति तीनों का मिलन होता है। यह है गुप्तेश्वर महादेव, एक प्राचीन गुफा मंदिर जिसका संबंध पांडवों से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहीं किसी पहाड़ी गुफा में छुपे थे और उन्होंने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। ये जगह छुपी है, शांत है और सच कहूँ तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है यहाँ। जंगल के बीच एक गुफा जैसी ओपनिंग मिलती है और जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं हवा थोड़ी ठंडी होती जाती है, आवाज एको करने लगती है और एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन महसूस होती है। गुफा के अंदर भगवान शिव का स्वयंभू रूप में बना हुआ शिवलिंग है जिसे लोग गुप्तेश्वर कहते हैं। लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ साधक आज भी ध्यान लगाते हैं और कई बार उन्होंने अनजानी घंटियों की आवाजें और धूप की सुगंध महसूस की है बिना किसी फिजिकल सोर्स के। मंदिर छोटा जरूर है लेकिन इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत गहरी है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है या एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ आप नेचर के बीच दिव्यता को महसूस कर सकते हैं तो गुप्तेश्वर महादेव जरूर आइए। ये है लखमंडल टेम्पल एंड इमेजेस एंड इट्स विन सिटी। हिमालय की तलखटी में यमुना के किनारे स्थित लखामंडल उत्तराखंड का एक ऐसा स्थल है जहां इतिहास, आस्था और रहस्य आपस में मिलते हैं। कहते हैं कि इस जगह का संबंध सीधे महाभारत काल से है। यह माना जाता है कि यहीं पर पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय बिताया था और यहीं उन्होंने लक्षागृह बनवाया था जिसमें कौरवों ने उन्हें जलाने की साजिश रची थी। लखामंडल का शिव मंदिर एक प्राचीन चमत्कारी स्थल माना जाता है। यहाँ स्थित विशाल शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है और इसकी एक खासियत यह है कि इसके सामने खड़े होने पर व्यक्ति की परछाई दिखाई नहीं देती। इस स्थान की खुदाई में 2000 साल से भी पुरानी कई मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। चारों ओर देवदार के पेड़, शांत वातावरण और रहस्यमयी ऊर्जा को इस दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है। लखामंडल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है जहाँ पर पत्थर, हर दीवार कोई न कोई कहानी कहती हो। भगवान शिव को समर्पित नागर शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी के ईस्वी में हुआ था। इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए गए स्थापत्य अंगों, वास्तु अंगों तथा मूर्तियों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि पूर्व में यहाँ पे अनेक शिव मंदिर रहे होंगे, परंतु केवल वर्तमान में यही एक मंदिर शेष है। प्रस्तर निर्मित पिरामिडकार संरचना के नीचे के स्तर में पाए गए ईंटों द्वारा निर्मित संरचना के आधार पर लखामंडल की प्राचीनतम तिथि 5वीं से 8वीं शताब्दी तक आंकी जाती है। मंदिर परिसर से ही प्राप्त 6ठी शताब्दी के एक प्रस्तर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सिंहपुर के राज परिवार से संबंधित राजकुमारी ईश्वरा ने अपने पति चंद्रगुप्त, जो जालंधर के राजा का पुत्र था, के निधन होने पर सद्गति एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये शिवलिंग यहीं से निकला। ये गाय आती थी नदी पार करके ना, हाँ, फिर यहाँ पे खड़ी हो जाती थी, तो दूध डाल के फिर वापस चली जाती थी। अच्छा, उस टाइम ये वाला मंदिर नहीं था, खाली ये था। उसके बाद फिर बाद में बना। तो ये मंदिर किसने बनाया? ये पांडव कालीन का है। पांडव कालीन। अच्छा, वहाँ पे जो रखा हुआ है जहाँ पे सब जा रहे हैं जैसे वो क्या है? कौन से? वो शिवलिंग है उधर। पूरी शिवलिंग है? उसमें शिवलिंग में जल डाल के उसमें अपना पूरा चेहरा दिखाई देता उसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा।
और ये शिव परिवार है पूरा। शिव अच्छा। है, पार्वती जी है, अच्छा, ये- कार्तिक जी भी है। अभी बहुत अच्छा। अच्छा। और ये माता पार्वती जी जो कन्या रूप है, शिला पे देखो पैरों के निशान है। ये अच्छा हाँ, ये कन्या रूप में थी। हाँ। दोनों। ओहो। ये ऊपर अष्टग्रह हैं, ये 9 ग्रह हैं नीचे। अच्छा ये नीचे 9 ग्रह। अच्छा। तो पंडित जी लाखा मंडल क्यों पड़ा है जगह का? ये यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की गई। अच्छा। इसीलिए यहाँ पे नाम लाखा मंडल। ये स्थापना पांडवों ने की? ये पांडव का जी। अच्छा। और और ज्ञातवास में आए थे ना वो लोग। अच्छा ज्ञातवास। उस टाइम उन्होंने यहाँ पे मूर्तियाँ बनाने का काम किया। अच्छा। विश्वकर्मा जी की मूर्ति है, उसमें एक छोटी सी हथौड़ा हुआ उनके हाँ हाँ, यहाँ नीचे। ये वाली ना। हाँ ये ये वाली, ना नहीं इधर ये वाली। हाँ उधर ही। विश्वकर्मा जी उधर ही है। ये सामने ये देखो ये इसमें शिव है, पार्वती है, गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, कार्तिकेय है, ये गंगा है, ये नंदी है, नंदी है, हनुमान जी है, हनुमान जी है, पूरा शंकर जी जी है, ये गंगा है, यमुना है, शेषनाग है। शेषनाग है। अच्छा ये जो सामने यहाँ पे गुफा दिखी थी हमें, हाँ, वो सामने भी वही चारों कार्तिक। तरफ से गुफा है। अच्छा। और टॉप पे ऊपर कुआं है। कुआं है, प्राचीन कुआं। कार्तिक उस टाइम इधर एक घाट से लगता था, द्वारा घाटी में। हाँ उसको उस टाइम नदी तक थे, नीचे हाँ नदी के मंदिर के ट्रस्ट थी जो। हाँ। तो वहाँ इस नदी को ले जाते हो, ये सुंदरमन नदी उधर ले जाओ, उस ये यमुना नदी है? यमुना नदी यहाँ की ऊंचाई पे थी पहले। अच्छा। ये कट कट के खाई के पड़ गई नीचे। जैसे एक पहले जो गुफा नहीं है, हाँ। वहाँ देखना वो नदी के पत्थर सारे उधर है। अच्छा। हाँ। तो अभी हम वो ऊपर प्राचीन कुआं देखने जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं वहाँ। मतलब गाड़ी चली जाएगी? गाड़ी तो नहीं, थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ना। दोस्तों एक अलग ही वाइब आ रही है यार, एकदम यहाँ आके तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आ रही है। एक बार तो आपको आना चाहिए यहाँ। तो लगभग ये सब एरिया तो मैं घूम लिया हूँ, दिखा दी हूँ आपको वीडियो में। देखिए सारे जो है ना, ये देखिए सारे के सारे जो है ये खुदाई में मिलेंगे, सारे रखे हुए हैं। उन्हें लगभग 1 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी पांडवों ने, जब उन्हें गुरु हत्या का पाप लगा था। ये इनकी पूरी साइट है, इसको एकदम प्रिजर्व करके रखे हैं इन लोगों ने। ये देखिए 1 2 3 4 4 शिवलिंग ये हैं छोटे छोटे। तो चलिए मैं आपको सीधे मंदिर का दर्शन कराता हूँ और आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ के मेन पुजारी जी से बात करेंगे और वो हमें इससे जुड़े कई कहानियाँ सुनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमारे इष्ट देवता के तरफ से आपको आशीर्वाद है, हमारे पुजारियों की तरफ से आपको नमस्कार है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो मीन ग्रह शिवलिंग है वो सतयुग का है, जिसकी खोज गाय ने की। आपने अंदर पार्वती माँ के छोटे पैर देखे हैं? 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की 12,000 साल तक, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये लंबा वाला, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है, वो द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता है, 1.25 लाख शिवलिंग की यहाँ पे स्थापना है। 4 युग के यहाँ पे शिवलिंग है। मन की इच्छा पूरी होती है, जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भोले बाबा के दरबार से सफल होती है। जिन्होंने लाखा मंडल भोले बाबा के दर्शन करने हैं, उनके जन्म जन्म के पाप सारे खंडित होते हैं। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे, 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी माँ बेटी बहन बहू ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है।
ये प्रत्येक प्रमाणित है आज भी यहाँ पे। आज भी यहाँ पे दूर दूर दराज से लोग बाग वर मांगने आते हैं। इस मंदिर पे, ये बड़ा मंदिर पीछे वाला, इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खूर के निशान है। खूर कहते हैं आप लोग, पाँव के निशान, पंजा, गाय का पंजा। तो पूरे मंदिर के ऊपर से लेकर के नीचे तक है मंदिर के चारों तरफ गोल गोल निशान है। तो दिखने की चीज है जी। इस मंदिर की बनावट, मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया और एक रात में इस मंदिर का निर्माण हुआ। पांडव जो रात रात में काम करते थे, दिन में कौरवों के डर के मारे देश बदल के छिप जाते थे। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। तो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ ग्रिल है लगी हुई, इसके अंदर लाल ईंट है चारों तरफ। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से जहाँ पे दो वीर खड़े हैं, सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। उनके बीच में ये गोल पत्थर है, वहाँ से अंडरग्राउंड तो सुरंग है। वो सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनवाई थी? जब यहाँ पे महल था, दुर्योधन ने आग लगा दी महल पे, महल जल गया। वो सुरंग किसने बनाई थी पांडवों को बचाने के लिए? बोलो जरा, वो सुरंग किसने बनाई पांडवों को बचाने के लिए? उन दो पीछे दो वीर है ना, वो सतयुग में वीर भद्र है, उनका नाम, त्रेता युग में जय विजय, द्वापर में द्वारपाल, इस कलयुग में उनका नाम है देव दानव। उनके बीच से ये गोल पत्थर है, वहाँ से सुरंग है। और बाहर निकाले पांडव लोगों को, नीचे सड़क पे गुफा मिली आपको आते समय, वो है पांडव गुफा। तो सुरंग किसने बनाई थी? विदुर जी ने। विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई, पांडवों को वहाँ पे बाहर निकाला। उसके अंदर जाएंगे आप लोग, अंदर जाके सुरंग में चले जाना। सुरंग में जाके इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, देखा ना, ऊपर शेषनाग का आकार है, ऊपर से पानी टपक रहा है। उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है, जहाँ पे पांडवों ने नौकरी करी है। उसके बगल में दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में निकलती, हरियाणा में, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर तीसरी सुरंग है, वो आपके केदारनाथ बद्रीनाथ निकलती है, जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग लेने गए। ये शिवलिंग जो सामने बड़ा शिवलिंग दिख रहा है आपको ऊपर चौक में, ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। क्या बोला मैंने? मंडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, वो लेडीज है या पुरुष है, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के द्वारपाल के बीच में रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200-300 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान प्रकट होते हैं। मंदिर के पीछे देखा होगा आपने कितनी मूर्तियाँ है वहाँ, वो 2007 में खुदाई में निकले हैं। और आगे रास्ते की काली माता है, माता जी को आपने नमन किया, जय रास्ते की काली माँ हमारी यात्रा सफल करना। उसके बगल में आगे जाके एक दूसरी माता है, शिवलिंग के बगल में जल चढ़ाया आप लोगों ने, उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखा है। तो जैसा आप, वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग। जैसे आप अपने परिवार से, बच्चों से, माता पिता भाई बहनों से प्यार करते हैं तो आपका प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उस शिवलिंग के चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे। कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया, सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी, गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। उसके बगल में माता जी का मंदिर है। हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में चीन से बीमारी आई कोरोना 2019 में, अब पूरी दुनिया में फैला है। कोई भी शहर, कोई भी गली, कोई भी गांव नहीं छोटा जहाँ पे कोरोना नहीं आया। हमको लाखा मंडल में पता लगा कि भारत में कोरोना फैल गया है।
मैंने पूरे गांव को इकट्ठा करवाया है। मैं बजेरों देता हूँ। बेटी, हम जिसको आशीर्वाद देते हैं उनकी तमन्ना पूरी होती है। हमारे शरीर के अंदर जैसे 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जैसे गाय के शरीर के अंदर रूम रूम में वास है, गाय के शरीर के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का, वैसे ही हमारे अंदर भी देवताओं का वास है। हवन हुआ, यज्ञ हुआ है, पांडव नृत्य हुआ है, माता जी को जगाया है, माता जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। हमारे पूरे इस क्षेत्र में अभी तक कोई कोरोना का मरीज नहीं निकला, बिल्कुल भी नहीं, एक भी मरीज नहीं निकला। बेटी, उस माँ की इतनी बड़ी कृपा है। माता जी को नमन करो। जय है जय काली माता, खप्पर वाली माता, शीतला वाली माता, हमारे शरीर की, परिवार की, बच्चों की, माता पिता भाई बहनों की, सबकी माता जी रक्षा करना, अपना आशीर्वाद बना के रखना और बीमारी से मुक्त करना। तो उस माँ की बेटा इतनी बड़ी महान कृपा है। मेरे कहने से कुछ गलती हो गई, हम आप बूढ़े आदमी हैं बेटे, मेरे उतना अब दिमाग भी काम नहीं करता है। और फिर बाहर से आप जैसे अतिथि लोग आते हैं, दूर दूर से विदेश के लोग आते हैं, तो मेरे को पूछते हैं, ढूंढते हैं, मेरे को घर से लाते हैं, बुलाते हैं। मैं घर भी नहीं होऊंगा, तब भी बाहर होऊंगा कहीं, तभी फ़ोन कर देते हैं कि पंडित जी हम आ रहे हैं, आप लोग जो है अपने घर में रहो, मंदिर में, हम आपके पास आ रहे हैं, मंदिर के बारे में थोड़ा बताएं। तो आप लोगों को धन्यवाद है। आप यहीं पर रुकना चाहते हैं आज, तो आपकी मैं व्यवस्था कराता हूँ रुकने की, जैसी आपकी इच्छा है। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट डेस्टिनेशन लखामंडल। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।